गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपके पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे बच्चों। 2 पेपर आपके हो चुके हैं, ये आपका तीसरा पेपर है जो अगला साइंस का होने वाला है। उसके पहले वाडिया सर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म, देन लाइट एंड देन ह्यूमन आई। ये कंप्लीट आपका एक 1 शॉट रिवीजन होगा बच्चों। एक तरह से आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप एग्जाम से पहले कितने तैयार हैं, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस अपने सामने आएंगे वो सारे क्वेश्चन या तो कभी न कभी एग्जाम में आए होंगे या आ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी आपके सामने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आप बोल सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप इन्हें बोल सकते हैं। तो ये आपके लिए क्विक रिवीजन होगा एक आपके पूरे साइंस के सिलेबस का, फिजिक्स वाले पोर्शन का साइंस में। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले चैप्टर जो कि अपना इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर ये होता है। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट 2 चैप्टर हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सीधा अपन क्वेश्चन से बात करेंगे। इसमें आपके हर एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे बच्चों। आपके एसेशन रीजन भी होंगे, आपके एमसीक्यूज भी होंगे, केस स्टडी भी होंगी, साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल। साथ ही साथ जो मैंने सीक्वेंस रखा है आपका, जैसे यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन हो गए, इधर आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। आप फॉर्मूले पर भी नज़र रखें ताकि ये फॉर्मूले आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूले भी यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। तो आप इन फॉर्मूले को देखते हुए चलें, क्योंकि हम बार बार इस फॉर्मूले को देखेंगे तो हमें ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं होता, हमें ये पूछा गया है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये तो होता है। P इज इक्वल टू वी आई, ये भी होता है। V स्क्वायर आर, ये भी होता है। ये नहीं होता। यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला लिखे हुए हैं वी आई, याद रखना, वोल्टेज, करंट, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर आर। 3 फॉर्मूले हमारे पास पावर के होते हैं। इसी फॉर्मूले को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे हीट का फॉर्मूला मिल जाता है। तो हीट हमारे पास पावर इंटू टाइम, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले पर भी आ सकते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस, ज़्यादा टाइम अपन इसमें नहीं लेंगे। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसने हाईलाइट भी इसको किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला हमारा पावर का नहीं होता। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट पावर की वाट, ध्यान रखना, पावर की ऐसा यूनिट वाट। किलो वाट में अगर दिया हुआ है तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पर ये क्वेश्चन है। हमारे सामने वायर दिया गया है, इसमें कुछ ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। लेंथ पर डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल करता है। लेंथ पे कैसे करेगा? तो लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। थिकनेस पे होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शेप, अच्छा इसमें आपसे कहा है डिपेंड्स अपॉन, रजिस्टिविटी की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रजिस्टिविटी लेंथ पे और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। देखना, रेजिस्टेंस की बात नहीं हुई है यहाँ पे, रजिस्टिविटी की बात हुई है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, मैं इसको रेजिस्टेंस समझ रहा था बट ये रजिस्टिविटी है बच्चों। तो रजिस्टिविटी हमारी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्रॉस सेक्शन पे नहीं करती, टेम्परेचर पे करती है और नेचर पे करती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा नेचर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर अगर मैं रो को निकालूँ तो रो हमारा हो जाएगा आर ए अपॉन में एल, ये फॉर्मूला है बस। पर ध्यान रखना, रो हमारा टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। 4 बातों पे रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस अगर पूछा जाता हमसे तो रेजिस्टेंस हमारा 4 बातों पर डिपेंड करेगा। और जो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी है वो हमारी 2 बातों पे डिपेंड करेगी, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल,
और जो रजिस्टिविटी है हमारी, ये दो बातों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। ये दो पॉइंट याद रखना। ये सारे क्वेश्चन आपके बेटा वही हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके कंसेप्ट भी रिवाइज करवाता चलूंगा साथ में, साथ ही आपको क्वेश्चंस भी रिवाइज करवाता चलूंगा, साथ ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी। फॉर्मूले साथ के साथ देखते चलो, जितनी बार ये फॉर्मूले आपको दिखेंगे माइंड में याद रहेंगे, इसीलिए मैंने फॉर्मूले साइड में रखे हैं आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन हमारे पास रहा, वर्क डन हमारे को दिया हुआ है 14 जूल, चार्ज हमें दिया हुआ है 2 कूलम। आपसे पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, W/Q। सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला W/Q। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर V की, तो V हमारा W हमें दे रखा है 14 और ये हमें दे रखा है 2, तो 14/2 यानी कि 7। तो हमारा वोल्टेज कितना आ गया, 7 वोल्ट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है। 7 वोल्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें वर्क डन और चार्ज दिया हुआ था क्वेश्चन में। एक और फॉर्मूला हमारा वोल्टेज का, इसी को आप वोल्टेज भी बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, V यानी कि इज इक्वल टू W/Q। फॉर्मूला याद रखते चलें। अच्छा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आप माइंड में रखें। 1 जूल वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रेजिस्टेंस का आ गया। 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन बैटरी, कनेक्टेड टू द बैटरी। एक हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, एक हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक हमारा सीरीज में है, एक हमारा पैरेलल में है। ऑप्शन हमसे पूछा गया है सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द डैम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या पैरेलल में करंट सेम होती है? नहीं, पैरेलल में करंट सेम नहीं होती। तो यहाँ पर I1 जो है वो I2 के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, है ना। करंट सेम नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस सेम नहीं है। हाँ, पैरेलल में करंट सेम हो सकती है अगर रेजिस्टेंस सेम है। कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम के दे दिए गए, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा। ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम आएगी, रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो करंट डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डिफरेंट थे, एक 2 ओम है एक 4 ओम है, तो करंट सेम नहीं होगी। आगे हमसे कहा सेम करंट फ्लोइंग थ्रू डैम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, सीरीज में करंट हमारी सेम होती है, सीरीज में हमारी करंट जो होती है वो सेम होती है 2 ओम और 4 ओम के अक्रॉस, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है, इसको V1 मिलेगी, इसको V2 मिलेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग मिलेगी, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। डिफरेंस, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज सेम आता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है। सीरीज में हमारी करंट सेम रहती है, पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम रहती है, ये मैंने आपको यहाँ साइड में मेंशन भी किया हुआ है। ये एक तरह से बेटा आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन का आंसर भी साथ में है, हमें क्वेश्चन से मतलब मैं कंसेप्ट में एक बार आपको रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। जो जो आपके लिए काम का कंसेप्ट है, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, जिस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बन सकता है, हमने वो सब कवर किया है। तो ये एक तरह से आपका एक बोल सकते हो 1 शॉर्ट रिवीजन है, अब तक आप जो भी पढ़कर आए हो उसका एक तरह से अपन पूरा सिलेबस फिजिक्स का रिवाइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे हमारे पास है डिकोडिंग द ग्राफ, ग्राफ का क्वेश्चन। ग्राफ का बेटा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बोर्ड में लगभग 100% मान सकते हो आप, एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाता है ग्राफ का। यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है, इस साइड पे वोल्टेज, इस साइड पे करंट। मैंने आपको ग्राफ में याद करवाया था कि अगर हमारे को यहाँ पे वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो इस ग्राफ का जो स्लोप है यानी कि जो थीटा है वो रेजिस्टेंस को बताएगा। लेकिन अगर हमें IV ग्राफ दिया हुआ है तो इसका जो स्लोप होता है यानी कि थीटा होता है, ये हमारा 1 बाई रेजिस्टेंस को बताएगा, यानी कि कंडक्टेंस को बताएगा। इस बात का ध्यान रखना,
तो आई वी ग्राफ है या वी आई ग्राफ है, सबसे पहले ये हमें नोट करना है। अब यहाँ पर हमें वी आई ग्राफ दिया हुआ है, हमसे बोला गया है यहाँ पर द ग्राफ शोज टू मेटेलिक वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ। ध्यान रखना, हमें मटेरियल और लेंथ सेम दी गई है। मटेरियल सेम दिया हुआ है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, और लेंथ हमें सेम दे रखी है। विच ऑफ द टू वायर हैज़ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया। आपसे पूछा है कौन से वायर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में। आप देखा जाए ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है किसका एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। गिव अ रीज़न। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल सा है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। उसने आपसे क्रॉस सेक्शन पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं। इसको सिंपली कैसे पूछ सकते थे, वो पूछ सकता था किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका रेजिस्टेंस कम, नहीं, पर उसने थोड़ा सा घुमा दिया। सीबीएसई बोर्ड अक्सर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछता है जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की बात नहीं की उसने क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की है। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा वी आई ग्राफ है, मतलब सीधे शब्दों में अगर एंगल ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस ए का ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ऑफ बी से। तो ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बी से क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं अगर इसका रेजिस्टेंस आर ए है, इसका रेजिस्टेंस आर बी है, तो ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बी से। मुझे पता है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए होता है। यहाँ पर एल हमारा कांस्टेंट है और रो हमारा कांस्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका एरिया कम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए का क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होगा बी के क्रॉस सेक्शन से, मतलब बी जो है वो थिक होगा और ए जो है वो थिन होगा। तो ए जो है मेरा वो पतला वायर होगा, बी जो है हमारा वो थिक वायर होगा। आपको रीज़न कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ स्लोप ऑफ वायर ए इज लार्जर देन स्लोप ऑफ वायर बी, दैट्स वाई वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। ये पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया बिकॉज लेंथ एंड मटीरियल इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ। सो दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ए विल बी लेसर देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर बी। तो इसमें हमने रीजन भी दे दिया और हमने हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। समझ में आई? पहली बात हमने क्या कही, वायर ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वायर बी से क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है। पहली बात हमने ये बोली। दूसरी बात हमने ये बोली कि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर लेंथ और टेम्परेचर मतलब हमारा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। तो एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो कम किसका है, बी का। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तक ना पूछने के बजाय उससे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बनेगा, पर ध्यान रखना बन सकता है। एक अच्छा पैटर्न है क्वेश्चन का घुमाने का। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आपका। ठीक है, जिस हिसाब से भी मैथ्स का पेपर आया, मैथ्स का थोड़ा सा बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, तो हो सकता है वो क्वेश्चन को घुमा दे। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया जा सकता है। अच्छे से ध्यान से सोच समझ के ग्राफ को अटेम्प्ट करना अगर आता है तो क्वेश्चन। चलो अगले, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और स्लोप जो होता है हमारा वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है वी आई कर्व में। अगर ये आई वी कर्व होता ना सेम, अगर आई वी कर्व होता तो रिलेशन बदल जाता, तो फिर ए का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा आता बी से। तो ध्यान रखना ग्राफ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो सेम वही क्वेश्चन है ग्राफ का, पर आपसे क्वेश्चन को फिर ट्विस्ट किया है। सीरीज वर्सेस पैरेलल स्लोप है। द फिगर शोज वी आई ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, जस्टिफाई योर आंसर। बताओ, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। एक बार मैं फॉर्मूले वाले सेक्शन को कवर कर लेता हूँ, एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करो, देखें इसका आंसर आप क्या देते हो।
क्वेश्चन को अगेन घुमाया गया है अच्छे लेवल से। तो हमें यहाँ पर पूछा है सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए हमारे पास ग्राफ है, वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ है तो हम कहेंगे कि भैया जो इसका स्लोप है वो रेजिस्टेंस को बताएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए जो है इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 आएगा। याद रखना, काम का पॉइंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, यानी कि इस केस में जो हमारा RS है वो R1 से भी बड़ा होगा और RS जो है वो R2 से भी बड़ा होगा। इस केस में ध्यान रखना, सीरीज के केस में। बी वाले केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा स्लोप जो है वो कम है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो इस केस में ये वाला हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, दो रेजिस्टर्स के केस में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना जो रेजिस्टेंस है हमारा वो R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी छोटा होगा। तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस हमें मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसमें जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो R1 और R2 दोनों से छोटा आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है। सीरीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है पैरेलल से, ये बात हमें ध्यान रखनी है। पैरेलल का रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो इंडिविजुअल से भी कम आएगा। अगर कभी आपको ऑप्शन में 2 रजिस्टर दिए जाएं या 3 रजिस्टर दिए जाएं और पूछा जाए कि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा, तो अगर एक हमारा 1 ओम का है, दूसरा हमारा 2 ओम का है, तीसरा हमारा 3 ओम का है, तो रिजल्टेंट 1 ओम से भी छोटा आएगा, ध्यान रखना। तो जिस भी ऑप्शन में आपके 1 ओम से छोटा आंसर है वही चेक करें, 1 ओम से बड़े वाले आंसर को आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पैरेलल में आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, 1 ओम से छोटा ही ढूंढें अगर आपको दिया हुआ है तो। जैसे आपको बोला गया 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम हमारा पैरेलल में है, बताओ रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, तो 2 ओम से कम, 2 ओम से कम वाला देखो। और अगर सीरीज़ का तो आप निकाल ही लोगे, 5 + 3 + 2, सीरीज़ में परेशानी होती ही नहीं है, हमें परेशानी होती है पैरेलल में। तो छोटे से भी छोटा हमारा पैरेलल मिलता है, इस बात को ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, ज़रूर काम आएगी वाडिया सर की ये बात आपके एग्ज़ाम में। तो इस बात का ध्यान रखना, पैरेलल में छोटे से भी छोटा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन फ्लो वर्सेस करंट। करंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसमें कन्वेंशनल करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अकॉर्डिंग हम अपोजिट हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्लो होती है। मार्क द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट वर्सेज इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करती है वायर में, यह आपको मेंशन करना था। इफ 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम A to B in 0.1 सेकेंड, यू हैव टू फाइंड करंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखना हमारा I जो होता है वो होता है Q/T। Q को हम NE रख सकते हैं, तो यहाँ पर I मेरा NET हो जाएगा। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, मैंने बताया हुआ है ये I = NE/T भी ध्यान रखना, यहाँ से N हमारा IT/E है। ये फॉर्मूला कहीं बार डायरेक्ट पूछा गया है, IT/E डायरेक्ट पूछा गया है ये फॉर्मूला कहीं बार, और साथ ही साथ इससे न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। और बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने में करंट और टाइम से, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला भूलना मत, इस फॉर्मूले को मार्क करके रखना, काम का फॉर्मूला है, एग्जाम टाइम में आ सकता है। यहाँ पर हमें n की वैल्यू दे रखी है 10⁻20, टाइम की वैल्यू दे रखी है 0.1 और E की वैल्यू हमें पता है ही सही, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम 10⁻20 1.6 × 10⁻−19 E की वैल्यू है और ये मेरा 0.1, तो यहाँ पर मेरा 1.6 नीचे 0.1 इंटू ये 10⁻1 हो जाएगा, 19 20 से माइनस हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 160। काफ़ी ज़्यादा करंट आई, तो करंट मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे 160 एम्पियर। ओके, तो 160 एम्पियर हमारा पॉइंट से पॉइंट काट दिया मैंने,
और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 160 एम्पियर हमारे पास यहाँ पे करंट आ गई। तो ये भी एक हमारा 2 नंबर में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, टिपिकल क्वेश्चन है। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाया हूँ जो क्वेश्चन थोड़े से घूमे हुए हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इजी क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूँ, इन कंसेप्ट पर इजी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जब आप पेपर देकर आओगे उसके बाद आपको ये क्लास ज़रूर इम्पोर्टेंट लगेगी, क्योंकि उस टाइम तक आपके पास करने के लिए कुछ होगा नहीं। इसलिए अभी इन टॉपिक्स को, इन कंसेप्ट्स को, इन फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में शॉर्ट नोट के तौर पर लिख के रखें, याद करके रखें। एग्ज़ाम टाइम में ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। मैं आपको क्वेश्चन को घुमाकर पूछ रहा हूँ, चीज़ों को घुमाकर पूछ रहा हूँ। आपसे सिंपल वे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर्मूला बेस, इसी को आप Q/T की फॉर्म में भी पूछ सकता है वो, तो ज़रूर नहीं है कि वाडे सर ने ऐसा बताया तो ऐसा ही आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एसोसिएशन रीजन। अक्सर बच्चा परेशान होता है इस क्वेश्चन में, एसोसिएशन रीजन में अक्सर, मतलब बच्चा अगर जैसे हमारा ए और बी ऑप्शन में से होता है तो बच्चा मोस्टली कभी कभी गलती कर देता है। यहाँ पर देखो, कनेक्टिंग वायर आर मेड ऑफ कॉपर, करेक्ट बात है। कनेक्टिंग वायर जो होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं, करेक्ट बात है। तो ये बात हमसे करेक्ट कही गई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। कॉपर की जगह अगर हम कॉपर यूज़ ना करें तो हम उसके बाद सिल्वर यूज़ करते हैं, पर सिल्वर, कॉपर से पहले सिल्वर यूज़ किया जाता है, पर सिल्वर काफ़ी कॉस्टली मेटल है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते वायर में। दैट्स वाई हमारी सेकंड चॉइस कॉपर है। कॉपर के बाद अगर हम किसी से वायर बना सकते हैं तो वो फिर एल्यूमिनियम है, ठीक है। गोल्ड के भी वायर बनाए जा सकते हैं, पर सिल्वर ही बहुत महंगी है, तो फिर सोचो आप, गोल्ड का तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बाकी सिल्वर से भी अच्छा है गोल्ड, है ना, महंगाई में भी। इसके बाद है रीजन, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज रिलेटिवली हाई। कंडक्टिविटी हाई है, इट ऑफर लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर की, इस वजह से हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अगेन, व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी हीट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, रजिस्टर कनेक्टेड होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, ये हमारा फॉर्मूला हीट का I²RT। इस फॉर्मूले पर अक्सर क्वेश्चन आता है I²RT, ठीक है। तो फॉर्मूले पर नज़र बनाए रखना, इसको जितनी बार देखोगे उतनी बार याद होंगे। जितनी बार फॉर्मूले आपके साइड में रिपीट हो रहे हैं समझते जाओ वो फॉर्मूला काम का है, तो याद करते चलो। इसीलिए लगाया है मैंने ये सेक्शन मैंने इसीलिए बनाया है, यहाँ पर आपके फॉर्मूले दिखने चाहिए आपको, ताकि बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। When a resistor is connected to a battery, heat produced, okay, work done by the battery to move the charge against the resistance appears as heat energy, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसमें भी हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, दोनों हमारा करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से ही हमारी हीट डेवलप होती है, कहने का मतलब ये है। चलो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा, पेपर्स में भी मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। डायग्राम नहीं मिलता, लैंग्वेज में देखने को मिलता है, पर मैंने डायग्राम दिया है आपको। क्वेश्चन क्या कहा, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसकी लेंथ हमारे पास L है और एरिया हमारा A है। रेजिस्टिविटी हम इसकी रो मान लेते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी हमारे पास रो है। हमें कहा गया इस वायर को हमने मोड़ दिया 50% हाइट लेंथ से, तो लेंथ हमारी L/2 होगी, एरिया हमारा 2A हो गया। पूछा गया बताओ अब रेजिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस तो हम पहले तो यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेजिस्टेंस मेरा होता है रो L/A, जो कि मेरा 6 ओम है, ओके। तो अब हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस होगा R', ये मेरा हो जाएगा रो L/2 अपॉन में 2A। तो यहाँ से ये मेरा बन जाएगा R' रो L/4A, यानी कि हम लिख सकते हैं R/4, यानी कि 6/4 ओम। ध्यान रखना, अगर हम इस तरह से वायर को फोल्ड कर देते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो R/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, जब हम स्ट्रेच करते हैं, जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं, ध्यान रखना अगर स्ट्रेच वर्ड लिखा हुआ है
तो लेंथ डबल हो जाती है, अगर हमने डबल तक स्ट्रेच किया है तो एरिया आधा हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग ध्यान रखना, रेजिस्टेंस हमारा 4 टाइम हो जाता है स्ट्रेच कर रहे हैं तो। आगे हमसे बोला है इफ दिस न्यू वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 3 ओम रेजिस्टेंस टू अ 6 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द करंट ड्रॉन। तो देखो ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारा पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे 6/4 प्लस 3, तो ये मेरा कितना आ गया 12 प्लस 6 18/4 ओम। ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है ये, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो करंट मेरे पास कितना हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो ये 6/18/4, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, तो ये 3 बार कट जाएगा, तो हमारी करंट आ जाएगी 4/3 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो हुई 4/3 एम्पियर। न्यूमेरिकल भी आ गया, कंसेप्ट भी आ गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी है, कंसेप्ट भी है, तो इसमें आपका ओम्स लॉ भी यूज हो रहा है। ये देखो इसमें यहाँ पर फोल्डिंग का हैक दिया हुआ है आपको, तो R/4 हमारा वैल्यू आ गया। इसमें करंट भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करवाई गई है, तो V/R इक्विवेलेंट हमारी करंट होती है। किससे यूज किया मैंने, ये ओम्स लॉ से यूज किया। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मजेदार लग रहे हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा है और रिप्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ज़रूर, और शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं ताकि उनका भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो ये सेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे पेपर में। चलो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 2 लैम्प्स 100 वॉट 220 वोल्ट एंड 60 वॉट 220 वोल्ट कनेक्टेड इन पैरेलल विद सप्लाई बेंच। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, डायग्राम में यहाँ पर रीड्रॉ कर देता हूँ कि हमारे पास 2 बल्ब हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये हमारा बल्ब 1 हो गया, ये हमारा बल्ब 2 हो गया, ये पैरेलल में कनेक्टेड है किससे, 220 वोल्ट से। ठीक है, तो ये 220 वोल्ट 60 वोल्ट है और ये मेरा 220 वोल्ट 100 वोल्ट है। ऐसा कुछ है डायग्राम, ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा साइड करते हैं, हम इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। ठीक है, आगे हमसे कहा गया है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो भैया ये सर्किट डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम बनाना था, ये नहीं बनाना था, ये बनेगा सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा, 2 पैरेलल में बल्ब कनेक्ट कर दिए 220 वोल्ट से। अब ये मेंस दिया गया है, मेंस का मतलब ध्यान रखना ये एसी है, ये मेन सप्लाई है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको मेंस दिया गया था क्वेश्चन में, तो मेंस का मतलब ये एसी है, ध्यान रखना इसको एसी बोलते हैं। अगर हमें इसकी जगह डीसी सोर्स बनाना होता तो डीसी बैटरी हम कुछ इस तरह बनाते, ये डीसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है। ओके, व्हाट इज टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। टोटल करंट कितना होगा, तो हम पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 और R2। पहले आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहा। अब ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पहले आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे R1 और R2, उसके बाद आप R इक्विवेलेंट निकालोगे। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर आपकी करंट आएगी, दैट इज 220 अपॉन में R इक्विवेलेंट। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे कंप्लीट। यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट आपको मिलेगा यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, ये हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ध्यान रखना यहाँ पर जो आप R1 निकालेंगे, मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ ट्रिक आपको, R की टर्म में आप इसको सॉल्व करो, कॉमन टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। तो V² अपॉन P करेंगे तो 220 इंटू 220 अपॉन में 100, तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 484 ओम। ठीक है, या आप चाहो तो इसको 22 इंटू 22 रख सकते हो, 0 से 0 ख़त्म कर दिया मैंने। R2 मेरे पास हो जाएगा वही 220 इंटू 220 अपॉन में 60, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा देखो 22 इंटू 22, ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10/6। तो 22 इंटू 22 इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 10/6R, ठीक है। तो R की वैल्यू आपके पास ये है, तो आप इस वैल्यू को रखकर सॉल्व करें, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये 22 484 ये कट जाएगा बाद में, तो आप इसको 10R और इसको R मान के सॉल्व करें। तो यहाँ पर जो R1 है मेरे पास, इसको मैं R मान रहा हूँ, तो ये मेरा 10/6R हो जाएगा। अब इसको मानते हुए आप सॉल्व करें, R इक्विवेलेंट निकालें, करंट निकालें, ये आपका होमवर्क है। विच लैम्प हैज़ हाइयर रेजिस्टेंस, तो R1 R2 से पता लग ही गया आपको, ये R है और ये अपना कितना हो जाएगा, तो 10/6 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो वैल्यू ऑटोमेटिक आपको पता लगी जाएगी किसकी वैल्यू ज़्यादा है। वैसे तो ये R2 ज़्यादा होना चाहिए अपने पास, ठीक है, तो जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करके चलें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करें, करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट वाला। ये यहाँ से सर्किट कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब ये इससे कनेक्टेड है। मैं सही से कनेक्ट कर देता हूँ इसको, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे, और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको वही वाला आइडिया है ना देखने का सर्किट। तो सर्किट को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस बताओ पहले तो टोटल रेजिस्टेंस पहले तो हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, पैरेलल में है, ये दिख रहा है साफ साफ, पैरेलल में है, तो इसका रेजिस्टेंस हम कह देंगे R डैश। कितना हो जाएगा, 10 इंटू 40/10 प्लस 40, तो ये मेरा हो जाएगा 400/50, तो ये मेरा आ जाएगा लगभग 8 ओम। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 8 ओम। 10 से 10 कट जाएगा, 5 8 40, ठीक है, 8 ओम आया। फिर ये तीनों हमारे किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन तीनों का भी हम इक्विवेलेंट निकालेंगे यहाँ पे। अब ध्यान देना, इसका इक्विवेलेंट आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, 1/R डबल डैश, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलशियम लोगे 60, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो R डबल डैश मेरे पास कितना आ गया, 60/6 यानी कि 10 ओम। तो R डैश मेरे पास आया 8 ओम, R डबल डैश मेरे पास आया 10 ओम, तो जो R इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, तो R इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस में 8, यानी कि आ गया 18 ओम। ओके, कितना आया, 18 ओम। करंट पूछी गई है, तो करंट मेरे पास हो जाएगा I/V/R इक्विवेलेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 12, तो 12/18, 6 से काट दो, 2/3 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट जो मेरे पास निकल कर आई दैट इज 2/3 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो या तो 4 नंबर में मिलेगा आपको देखने में, या फिर 5 नंबर वाले पार्ट में मिल सकता है, या फिर 3 नंबर वाले पार्ट में मिल सकता है, 3 या 4 में मिलेगा ये आपको, ठीक है। 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन ये, बाकी 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है CBSE बोर्ड, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ऐड होता है, खास करके सीरीज पैरेलल वाला, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर वैल्यू अलग दी है, आपको रेजिस्टेंस सेम मिल सकते हैं, 10 10 मिल सकता है, 40 40 मिल सकता है, तो आधा कर देना। यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस सेम मिलेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देना, 3 रजिस्टर हैं तो आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये हो सकता है, पर मैंने तो आपको टफर साइड लेके चला है। यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए सीरीज के, पैरेलल के। पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। सीरीज में हमारा R1 प्लस R2, और ये हमारा टोटल जो है मतलब करंट V/R टोटल या R इक्विवेलेंट। चलो आगे हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, पैरेलल लिमिट्स। अगेन दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट पैटर्न है, इम्पोर्टेंट टाइप है, जिसमें आपके बल्ब दिए गए हैं,
सारे बल्ब आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब सबकी पावर सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। हमसे कहा गया है कि n रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, फ्यूज हमारा 5 एम्पियर का है, तो आपसे पूछा है 5 एम्पियर तक का करंट झेलने के लिए कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं, मतलब n की वैल्यू बताओ। आपसे पूछा गया है n की वैल्यू बताओ। एक बार स्क्रीन पोज करके ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। एक बार आप इसको ट्राई करो कि हमें नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करने हैं। क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए उसने सीरीज को n तक खींच दिया ताकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी लगे, देखने में डरावना लगे। इसमें सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमारे n बल्ब कनेक्टेड है पैरेलल में, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट है वो R/n आता है। ठीक है, R/n आएगा, तो यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूँ तो मैं सिर्फ V² करेंगे, तो 220 इंटू 220 अपॉन में 10, तो ये मेरा आ जाएगा 22 इंटू 220 ओम। अब अभी हम इसको नहीं रख रहे, इसको सबसे लास्ट में रखेंगे हम R/n। मुझे पूछा है करंट, हमारा हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। बार बार यूज़ कर रहे हैं इस रिलेशन को, अब तो याद कर लो, बार बार यूज़ किया है मैंने इस रिलेशन को, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैंने ये रिलेशन यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5, V की वैल्यू कितनी दे रखी है 220, और R की वैल्यू कितनी, R इक्विवेलेंट कितना देखा R इंटू एन। तो यहाँ से मुझे n निकालना है, तो n मेरा कितना हो जाएगा 5 इंटू R अपॉन में 220। R की जगह R की वैल्यू रख दो, तो 5 220 इंटू 22 बटा में 220, तो 5 इंटू 22, तो वैल्यू आ जाएगी 110। यानी कि हम ऐसे कितने बल्ब जोड़ सकते हैं, 110 बल्ब जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितने बल्ब कनेक्ट किए जा सकते हैं, 110। इसीलिए हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन में बल्ब जुड़े हुए होते हैं और रिक्वायरमेंट करंट की कम होती है। और सोचो आप 110 बल्ब जोड़ सकते हैं मात्र 5 एम्पियर करंट में, है ना फ़ायदा। सीरीज में होता तो ये करंट बहुत ज़्यादा होती। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। इसमें हमने R इक्विवेलेंट निकाला। अच्छा, इसमें वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि रेजिस्टेंस अलग अलग दे दे, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में फिर आपका R इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा। फिर R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करना पड़ेगा, और उसका कोई आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि सीरीज n तक है ना। तो इसीलिए वो आपको ये वैल्यू सेम देगा। जैसे मैंने 10 दी है, वो आपको 100 दे सकता है, ठीक है, 40 दे सकता है, 60 दे सकता है। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी है, जितनी हो सके अपन को एलिमिनेट करना है। लास्ट में जाके हमने काटापीटी की है, फिर हमने R इक्विवेलेंट निकाला है, फिर हमने ओम्स लॉ से V/R इक्विवेलेंट निकाला है। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिली है। दिस इज ऑल्सो अ गुड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास है केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी में हमारे पास एक वायर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, रेजिस्टिविटी आपको ये दे रखी है, आपसे इसका रेजिस्टेंस पूछा है। तो रेजिस्टेंस मेरा हो जाएगा ρL/A। तो रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ की वैल्यू 2 अपॉन एरिया मेरे पास हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6। कट जाएगा ये कट जाएगा 10⁻⁻2 टाइम, तो रेजिस्टेंस मेरा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। अब ये तो क्वेश्चन से काफ़ी इजी दे दिया, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में दिए है, ये एरिया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया जा सकता है, हमें रेडियस भी दी जा सकती है। हमें कंफ्यूज करने के लिए बोला जा, सुनना ध्यान से मेरी बात, कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है डायग्राम देकर कि एक वायर की रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है, और ऐसे यहाँ पर 100 वायर हैं। बताओ रेजिस्टेंस कितना। तो कुछ मत करना, ये जो 100 वायर है इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करके आपको एक वायर की, टोटल वायर की रेडियस मिल जाएगी।
रेडियस मिल जाएगी तो एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर करके, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कंफ्यूज करने का तरीका पूछा जा सकता है डायग्राम देके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हालांकि क्वेश्चन के मैं समर्थन में नहीं हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपके आएगा, बट आ गया तो क्या करें, हमें तैयारी तो करके चलनी पड़ेगी। आता है तो अच्छी बात, कर लेंगे ट्राई, और नहीं आता है तो कोई नुकसान है ही नहीं, कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी के लगभग हर पैटर्न के क्वेश्चन, हर फॉर्मूले पर क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मार्क करें, क्वेश्चंस फिर से ट्राई करें, सर्किट फिर से ट्राई करें। इसके बाहर सर्किट आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के रख लेना, ये मेरी गारंटी। इसके बाहर सर्किट आपको नहीं मिलेगा, इन फॉर्मूले के अलावा सर्किट में आपको और कुछ नहीं मिलेगा। घूम फिर के इसी पे आएगा, डेटा चेंज हो सकता है, फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका एनालिटिकल पर बेस है, तो फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए मैग्नेटिक पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप का पैटर्न है, अक्सर पूछा जाता है सीबीएसई में, इस साल भी आएगा, इस बार भी आएगा 2 दिन बाद जब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट। डायग्राम आपको दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से इधर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो आपसे बोले डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, लेफ्ट हैंड रूल। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब करंट यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हमें करंट लेनी है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हमें करंट लेनी है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। करंट हमारी डाउनवर्ड है तो हम ऊपर ले लेंगे, करंट के मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हमारी करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये करंट। तो फोर्स हमारा कहाँ लगा, अंदर की तरफ, तो इनटू द पेज। तो फोर्स हमारा कहाँ आ जाएगा, इनटू द पेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये इस क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इस चैप्टर का, जरूर कंप्लीट करके जाना। 2-3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस जरूर करके जाना, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ये रिप्लेस किया जाए प्रोटॉन से तो क्या चेंज आएगा फोर्स में, अगर प्रोटॉन से रिप्लेस किया गया तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये डायरेक्शन हमारी आउट ऑफ पेज हो जाएगी। अगर हमने मतलब प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉन को तो हमारी डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज हो जाएगी, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपके पास धासु वाला क्वेश्चन आया है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस पे यूज हुआ है, ये देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगा है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए चुनिंदा लेकर आया हूँ, मजेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब आपका पूरा चैप्टर इसमें रिवाइज हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है। ठीक है, सब ऐसा लगेगा हाँ ये चीज़ तो हमें आती थी, बस लिखने का तरीका है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है। अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट इज व्यूड फ्रॉम अबव। ठीक है, द करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ फेज, ध्यान रखना अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल बनता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नॉर्थ पोल बनता है। इसको मैंने ट्रिक भी कराया था, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आंटी, और आंटी का नाम है नेहा। तो ध्यान रखना आंटी का नाम क्या है, नेहा। तो आंटी से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज से नॉर्थ, तो क्लॉकवाइज से साउथ। याद रखने का तरीका है, दिल पे मत लेना अगर कोई नेहा नाम की लड़की हो तो। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है। ठीक है बेटा, बुरा नहीं लगाना। तो आंटी नेहा या नेहा आंटी याद रख लो, तो एंटी क्लॉकवाइज नेहा यानी कि नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज साउथ पोल, तो हमारा साउथ पोल बनेगा। तो डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ साउथ। If the direction of current is reverse, what happened to the magnetic field inside the loop? If the direction of current in the loop is reverse, then direction of magnetic field also reverse, and south pole will behave like north pole. ध्यान रखना, अगर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो हमारा जो पोल है वो भी रिवर्स हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, और साउथ पोल हमारा नॉर्थ की तरफ बिहेव करने लगेगा। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो करंट बढ़ा सकते हैं,
करंट बढ़ाकर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज हमारा साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज हमारा नॉर्थ पोल, याद रहेगा, ठीक है। तो एक अच्छा पैटर्न, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल बेस, इस चैप्टर पे आपको एनालिटिकल बेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। एनालिटिकल बेस मतलब कुछ इस तरह के जिसमें कुछ कंडीशन, कुछ चेंजेस वगैरह दिए हुए होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, एंड तक बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2 coils C1 and C2 आर रैप्ड अराउंड अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल पाइप। C1 और C2 रैप्ड हैं अराउंड अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल पाइप, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। व्हाट हैपन टू द गैल्वेनोमीटर व्हेन की इज प्रेस्ड। अच्छा, ये जो आपका है ये जनरली EMI का क्वेश्चन है, पर ठीक है आ गया है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हो क्या रहा है, अगर हमने की को प्रेस किया, जैसे ही आप की को प्रेस करोगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कुछ टाइम के लिए डिफ्लेक्शन शो करता है जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन की इज रिलीज, जब आप की को रिलीज करते हैं तो भी डिफ्लेक्शन आएगा, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम। डिफ्लेक्शन आने का मतलब है इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगी है, इस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं, फिनोमिना को EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, EMI पर बेस नहीं आएगा, है ना। इस क्वेश्चन को वो चेंज करके पूछ सकता है इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है, आगे आएगा वो क्वेश्चन। देखो हमारे पास नेक्स्ट है, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे करंट हमें यहाँ पर दे रखी है 5 एम्पियर, यहाँ पर देखो हमें करंट दे रखी है 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 0.2 टेस्ला, और जो हमें लेंथ दे रखी है वायर की वो दे रखी है 0.5 मीटर। आपसे पूछा है फोर्स, यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है BIL, मैंने याद भी करवाई थी ट्रिक। करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बिल आता है, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बिल आता है, ये वही वाला बिल है BIL। तो करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बिल आएगा, ठीक है। तो ये वही वाला बिल है। तो यहाँ पर हमारा फोर्स जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये BIL हो जाएगा। तो B की वैल्यू हमारा 0.2, L की वैल्यू हमारा 0.5, T और I की वैल्यू हमारी 5। तो ये मेरा आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 1, तो लगभग आ जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स। तो हमारा फोर्स कितना लगा, तो ये फोर्स हमारा लगा 5 न्यूटन। तो हमसे सबसे पहला पूछा है हाउ मच फोर्स एक्ट इन द वायर, वायर प्लेस इन द अच्छा एक और चीज, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स इन द वायर, पहला। दूसरा आपसे पूछा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर रखा जाए तो फोर्स कितना लगेगा। ध्यान रखना, अगर वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए तो इस केस में फोर्स 0 लगता है। अगर वायर को पैरेलल रख दिया जाए तो फोर्स 0 लगता है, ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर पैरेलल रखा हुआ है तो फोर्स 0 लगेगा, अदरवाइज BIL लगेगा। न्यूमेरिकल आने के चांसेस आपके कम हैं, बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। तो ध्यान रखना, पैरेलल, एंटी पैरेलल, 0 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए तो फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। 90 डिग्री पर फोर्स मैक्सिमम लगता है, ध्यान रखना। तो 90 डिग्री के केस में फोर्स मैक्सिमम लगता है, और 180 डिग्री के केस में मिनिमम फोर्स लगता है जो कि 0। याद रखना मेरी बात को, और साथ साथ इसको नोट भी करते चलो, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है फोर्स, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने सोलेनोइड से, ये रहा आपके पास यहाँ पे डायग्राम बेस एनालिसिस। देखो मैं हर तरह के पैटर्न आपके लिए लेकर आया हूँ, आप सोच के देखो, इसको एनालाइज करना, क्वेश्चन फॉर्मिंग करना बहुत टिपिकल टास्क होता है। क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना। तो आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूँ वो सारे वो क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, बन सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट आपको भी देना होगा, क्या आपको इस सेशन को कंटिन्यू देखना है, ठीक है। और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इतने ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, बच्चों को पता लगे। आगे हमसे कहा है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, ड्रॉ कर रखी है हमें। अब ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास जनरली ये इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा इसमें, तो ये हमारी डायरेक्शन यहाँ से ऐसी होगी और यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगी। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। ओके, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो गई। हाउ कैन यू यूटिलाइज दिस सोलेनॉइड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मेक नॉर्थ एंड साउथ, तो ये हमारा साउथ पोल होगा, ये हमारा नॉर्थ पोल होगा। ध्यान रखना इसमें इसने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर रखी है। रुको एक मिनट, यहाँ से करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा और इसमें करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। प्लस से माइनस करंट निकलेगा तो करंट हमारा इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी इसमें। तो ये हमारा ध्यान रखना, जिस साइड से करंट एंटर हो रहा है हमारा वो साउथ पोल है, याद रखना। जिस साइड से करंट लीव हो रहा है वो हमारा नॉर्थ पोल होगा। तो लीविंग साइड हमारा नॉर्थ पोल है, इनकमिंग साइड हमारा साउथ पोल है। ध्यान रखना, उसमें पोलरिटी मार्क करने के लिए बोली गई थी। आगे हमसे बोला हाउ कैन यू यूटिलाइज दिस सोलेनॉइड टू मेक अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट। वी कैन यूज दिस सोलेनॉइड टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनॉइड। हम सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड के अंदर रख कर मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कि इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस कर सकते हैं और करंट फ्लो कर सकते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंसर्ट अ सॉफ्ट आयरन, ये देखो इसने लिखा भी हुआ है आंसर। टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंसर्ट अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनॉइड कॉल्ड द सॉफ्ट आयरन कोर becomes magnetized by the magnetic field produced by the current significantly increasing the overall magnetic field strength, ये हमसे बोला गया है। अच्छा, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है, ध्यान रखना। वो आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बदला जा सकता है। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड बाय इंक्रीजिंग द करंट। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे हमसे है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। आया नहीं था, ये मिस कर रहे थे आई थिंक इसको बच्चे, तो ये आ गया आपके पास मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जनरली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए। तो आपसे सबसे पहले तो ये स्टेट द रूल, तो रूल का स्टेटमेंट आपको देना है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, स्ट्रेच योर राइट हैंड सच दैट यू आर होल्डिंग द कंडक्टर एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर ये करंट को बता रहा है तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। इफ द करंट फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, करंट वर्टिकली डाउनवर्ड है भाई, ये रही। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना, अब डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, आया तो, अदरवाइज आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की हेल्प से लेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगे तो इसमें आपको पॉइंट दिए जाएंगे ए और बी, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ पर आपका इन टू द पेज हो गया, यहाँ पर आपका आउट द पेज हो गया, यानी कि आउट हो गया, यहाँ पर इन हो गया। तो या तो आपसे इन और आउट की हेल्प से पूछा जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की हेल्प से पूछा जाएगा, या डायग्राम देकर वो आपसे पूछ सकता है। तो डायग्राम देकर पूछेगा तो ए बी पी क्यू इस तरह से कुछ पॉइंट होंगे, आपको इनवर्ड और आउटवर्ड की हेल्प से आंसर देना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, छोड़ना एक भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपने मिस किया तो मेरी गारंटी है एग्ज़ाम वाले दिन वाडिया सर बहुत याद आने वाले हैं। हालांकि वो वैसे भी आएंगे, क्योंकि जब तक वाडिया सर क्लास में बता रहे थे, आपको सेशंस में बता रहे थे, तब तो वाडिया सर को आपने सुना नहीं, तब तो हमें हमारी बातों से फुर्सत नहीं थी। फिर वाडिया सर याद आते हैं जब हम एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, और यार ये तो वाडिया सर ने बताया था, हमें तो आया ही नहीं, ये तो मैं भूल गया, यहाँ तो मैं फॉर्मूला भूल गया। इसीलिए वाडिया सर की बात ध्यान से सुन लो, काम आएगा एग्ज़ाम में। वाडिया सर छाट के लाते हैं जो भी लाते हैं आपके लिए। चलो आगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखो सीधी सी बात है, अभी भी बताया मैंने, फादर मदर चाइल्ड। तो ये पहला तो स्टेट द रूल की बात कर रहा है, फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर, थंब क्या बताता है, तो ये सामने लिख रहा है आपका थंब
4 फिंगर और ये फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर और ये हमारी 4 फिंगर, ठीक है। ये हमारी सेंट्रल फिंगर है, ये वाली, ये सेंट्रल फिंगर है, ये हमारी 4 फिंगर है और वो हमारा थंब हो गया। तो फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। आगे हमसे पूछा है स्टेट द फिजिकल क्वांटिटी ईच फिंगर रिप्रेजेंट, ये लिखा हुआ। 4 फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सेंट्रल फिंगर हमारी करंट हो गई, थंब हमारा फोर्स हो गया। नेम द डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑन दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस पे वर्क करती है, ध्यान रखना मैग्नेटिक फोर्स पे वर्क करती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। और लूप, इस प्रिंसिपल पर हमारी मोटर काम करती है, ठीक है। और इसको डायरेक्शन बताने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं। तो यदि ध्यान रखना प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाए तो जब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसी प्रिंसिपल पर हमारी मोटर काम करती है। मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, करंट बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, वो खैर आपके काम के नहीं है। अब हमारा लास्ट इसमें डोमेस्टिक सर्किट्स, मतलब सेशन का एंड नहीं है, अभी 2 चैप्टर बचे हैं अपने पास। इस चैप्टर में देखो लास्ट हमारा सेशन में डोमेस्टिक सर्किट्स में चैप्टर वाइज, तो इसमें हमें लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर को स्टैंडर्ड कलर्स की हेल्प से बताना है। तो स्टैंडर्ड कलर ध्यान रखना यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आपके पास लाइव वायर जो है ब्राउन और रेड, रेड ऑल कलर है, मतलब ओल्ड है, ये ब्लू और ब्लैक होता है। तो ब्लू और ब्लैक हमारा न्यूट्रल होता है, और ग्रीन या येलो ये हमारा क्या होता है, अर्थ वायर का साइन होता है। तो ये साइन याद रख लेना, छोटा सा है, मैंने लिख दिया आपके लिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स में। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पूछेंगे, वाई फ्यूज इज कनेक्टेड इन लाइव वायर नॉट इन न्यूट्रल वायर। फ्यूज को लाइव वायर में क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि लाइव वायर में ही करंट फ्लो होती है। फ्यूज के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं बच्चों। तो फ्यूज को लाइव वायर में कनेक्ट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जो होता है जनरली वो हाई होता है, फ्यूज का रेजिस्टिव जो वायर यूज किया जाएगा फ्यूज में उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, पतला वायर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, पर्टिकुलर करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग फ्यूज बनाया जाता है। जब करंट रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो वायर मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, मतलब हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने की वजह से हमारा पाथ इनकम्प्लीट हो जाएगा, करंट रुक जाएगा। फ्यूज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, जूल हीटिंग इफेक्ट पर ये काम करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फ्यूज से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके चलें, ये सारी चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। न्यूट्रल में अगर आपने कनेक्ट किया तो न्यूट्रल में करंट ही नहीं है, फ्यूज काम ही नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा वही सेम फोर्स ऑन कंडक्टर आ गया, डायरेक्शन रिवर्स। अब देखो सेम इसमें क्वेश्चन क्या आ गया, अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स करूं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड में डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो रिवर्स्ड, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्वेश्चन हो गया जो मैं अभी बोल रहा था, वही क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में आ गया। व्हाट हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट इफ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज, डिस्प्लेसमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर थे हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी नहीं लेता कि सेम मिलेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, समझ रहे हो, क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। क्वेश्चन हो सकता है सेम भी मिल जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिलेंगे, चांसेस ही नहीं है, पर हाँ इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए ध्यान से पेपर को और इसको अच्छे से देखते चलें। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाउ कम्स टू द assertion reason. A compass needle shows deflection when placed near a current carrying wire. ठीक है, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस। एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, बात तो सही है, रीजन तो करेक्ट है, एसेसन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तभी तो डिफ्लेक्शन आया, इसी के लिए तो हमारा चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रखा गया था।
इसके बाद हमारा अल्टरनेटिंग करंट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रांसमिशन, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे घर के बाहर जो लाइनें होती है वो एसी की तो है। एसी ट्रांसमिटेड विद नेग्लिजिबल पावर लॉस कंपेयर टू डीसी। हाँ, डीसी के कंपैरिजन में पावर लॉस जो है वो कम होता है, नेग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते पर कम होता है, तो हम इसको करेक्ट मानेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा, सी और डी ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, दो ही ऑप्शन है ए और बी, तो हम ए और बी को करेक्ट मानेंगे। सी और डी हमारे पास दिए हुए नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना एसी में डीसी के कंपैरिजन में लॉसेस लगभग नेग्लिजिबल होते हैं, इसीलिए इसको लॉन्गर डिस्टेंस हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा ही यार, घरों के बाहर लाइनें जो होती हैं जनरली काफ़ी किलोमीटर तक फैली होती हैं, तो दूर तक भेज सकते हैं, मतलब लॉस कम है इसलिए तो भेज रहे हैं, लॉस ज़्यादा होता तो क्यों भेजते। केस स्टडी कैलकुलेशंस। इलेक्ट्रिक ओवन 2 किलोवाट का 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, करंट ड्रॉन एंड सजेस्ट सूटेबल फ्यूज रेटिंग। तो पहले तो करंट ड्रॉन करो, करंट कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर पावर दे रखी है हमें और वोल्टेज दे रखी है, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा P अपॉन में V। याद करो, मैंने फॉर्मूला VI याद करवाया था, वहीं से निकाला। तो 2 किलोवाट मतलब 2000 इंटू 220, तो I मेरे पास कितना आ गया, 200/22। अब इसकी वैल्यू देख लो कितनी आ रही है अप्रॉक्स में, जितनी वैल्यू आ रही होगी, जैसे लगभग अपन देखें 220, 10 से तो कम आ रही है, 10 से तो कम आ रही है वैल्यू, 9 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी इसकी। तो हमारा जो फ्यूज़ रेटिंग क्या होना चाहिए, वो 10 के आसपास होना चाहिए। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी 10 से कम आएगी। 10 से कम वाले फ्यूज़ हमारे नहीं चलेंगे, 5 और 3 वाला फ्यूज़ तो नहीं चलेगा। 13 एम्पेयर ज़्यादा हो जाएगा तो हम 10 को मोस्ट प्रोबेबल मानेंगे, है ना, क्योंकि 10 हमारा सेफली काम करेगा। 10 से ऊपर करंट गई तो फिर हमारा फ्यूज़ उड़ जाना चाहिए, तो हम 10 एम्पेयर को ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टाइप है क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस, फटाफट कर लेते हैं। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है हर पॉइंट पर। तो यूनिफॉर्म मतलब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इनसाइड द सोलेनॉइड, ये हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया, दैट इज 50 हर्ट्ज। हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज आती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ये हमारे काम का टॉपिक नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है आपके डीसी एसी जनरेटर, पर ठीक है आया है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपसे कहा है टू कन्वर्ट एसी जनरेटर डीसी जनरेटर हम यूज़ करते हैं कम्यूटेटर को यूज़ किया जाता है। एसी जनरेटर जो है वो स्लिप रिंग्स यूज़ करता है, डीसी जनरेटर जो है वो कम्यूटेटर यूज़ करता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके नहीं आएगा। हाँ तो बच्चों ना अपना अब तीसरा चैप्टर है लाइट। इसके पहले 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। लाइट के सेम वही चीज़, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लाइट में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शुरुआत ही हमारी हुई है न्यूमेरिकल से। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, इसमें देखना कुछ सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होंगे, जैसे लेंस और मिरर पे रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होंगे पेपर में। बस आपको मेनली उन्हीं को फोकस करना है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चंस में। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, हाइट हमें दे रखी है, यानी कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है HO, ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, मैं इधर लिखता चलता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें दे रखा है, ये हमें प्लस में लेना है। साइन इंपॉर्टेंट है, साइन ध्यान रखना, मेरी सारी बातें साइन पर बेस्ड होगी। H0 ये हमें दे रखा है। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो U है हमारा वो 25 सेंटीमीटर होगा। U को हमेशा नेगेटिव रखना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना, U हमेशा नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो प्लस में ली जाएगी, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में है इसलिए प्लस ली जाएगी। अगर ये कॉनकेव होता तो माइनस में लेते, अगर कॉनकेव होता तो माइनस में लेते। कॉन्वेक्स है दैट्स वाई इट विल बी इन प्लस, पॉजिटिव। हमसे पूछा है डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो हमारा सबसे पहला पैटर्न, हमें ये लेंस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर 1/v - 1/u = 1/f।
तो ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ करोगे तो यहाँ पर देखो 1/v माइनस 1/u, यू की जगह हमारा आ जाएगा 25, तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर में 1/f यानी कि 10। तो 1/v मेरा कितना आ गया 1/10 माइनस का 1/25। तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 50 ले लेता हूँ मैं एलसीएम को। तो यहाँ से कट जाएगा मेरा ये 5 टाइम, ये मेरा कट जाएगा 2 टाइम। तो v की वैल्यू मेरे आ जाएगी 50/3 सेंटीमीटर। यहाँ से v आ जाएगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लेंस फॉर्मूला यूज करके v कैलकुलेट करना है। ये हर क्वेश्चन में रिपीट होगा, हर क्वेश्चन में यही पैटर्न रिपीट होगा। पहले आपको गिवन वैल्यू लिखनी है, फिर आपको लेंस फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करनी है, फिर आपको सेकेंड स्टेप में मैग्नीफिकेशन लगाना है। तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास जो हो जाएगा दैट इज प्लस का v/u, ये हमारा लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन होता है। तो यहाँ से आप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू है मेरे पास 50/3 और u की वैल्यू है मेरे पास 25 माइनस में, तो ये मेरा कट जाएगा 2 टाइम। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। नेगेटिव में मैग्नीफिकेशन आया है मतलब हमारी इमेज रियल बनेगी। 2/3 का मतलब है डिमिनिश्ड बनेगी। तो हमारे को यहाँ पर क्या क्या पूछा था, पोजीशन। तो पोजीशन हमारी क्या आ गई एट 50/3 पॉजिटिव में। 50/3 मतलब इस वाली साइड आएगा, तो ये हमारा 50/3 पर तो हमारा v बनेगा सेंटीमीटर। नेचर रियल, तो नेचर हमारा कैसा आया रियल, क्योंकि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है मतलब रियल इमेज। साइज हमारी कैसी आ जाएगी, तो ये डिमिनिश्ड आ जाएगी। पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना है तो पावर ऑफ लेंस हमारा होता है जनरली 100/f। यहाँ पर f हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 100/10 यानी कि प्लस का 10 डायप्टर, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव थी कॉन्वेक्स के लिए। तो ये दो चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी गई थी क्वेश्चन में। रे डायग्राम उसने ड्रॉ नहीं करवाया, करवा सकता है पर, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। मैं ये नहीं कह रहा लेंस पे ही आएगा, वो मिरर पर भी पूछ सकता है। तो मिरर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस मिरर में इतना सा चेंज होगा। पैटर्न यही रहेगा, पहले गिवन वैल्यू मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला, देन मैग्नीफिकेशन, उसके बाद हमें जो पूछा गया है वो। ठीक है, आई होप ये पैटर्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। देखो सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, घुमाने का तरीका है, सिर्फ पूछने का तरीका है। A student want to project the image of a candle flame on a screen 80 centimeter on a screen 80 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू हमें दे रखी है v दे रखी है, अब v है। अब हमारे को यहाँ पर जाहिर सी बात है मिरर की बात हो रही है, यहाँ पे मिरर है तो जाहिर सी बात है जो हमारा v है वो भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो v हमारा हो जाएगा नेगेटिव का 80 सेंटीमीटर। ध्यान रखना मिरर में v अगर आपको गिवन है रियल इमेज के लिए तो v नेगेटिव लेना है, लेंस में रियल इमेज के लिए v पॉजिटिव लेना है। इस बात का ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो u हमारा हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा u हो गया, ये वाली वैल्यू हमारी u हो गई, ये वाली वैल्यू हमारी v हो गई। विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज़, 100% है इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा 100%, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज़। तो रियल इमेज बनानी है तो कौन सा मिरर यूज़ करना चाहिए, कॉनकेव मिरर। रियल इमेज बनानी है तो कॉनकेव मिरर। अगर ये लेंस के लिए पूछता तो कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखना। मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ हमें सबसे पहले तो f निकालना है, सीधा आप मैग्नीफिकेशन निकाल लो माइनस का v/u से। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन मेरा कितना आ जाएगा, तो माइनस का 80 अपॉन माइनस का 20, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा मेरा माइनस का 4। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस है तो रियल इन्वर्टेड होगी, पॉजिटिव में मैग्नीफिकेशन आता है तो वर्चुअल होगी। तो यहाँ पर हमारा मैग्नीफिकेशन आ गया -4। मैग्नीफिकेशन बिना साइन के मत लिख कर आना, गलत माना जाएगा। मैग्नीफिकेशन के आगे अगर आपने साइन नहीं लगाया है तो वो गलत माना जाएगा। मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको साइन के साथ लिखना है। ये मेंटलिटी ना रखें
कि प्लस नहीं लिखेंगे तो भी वो प्लस मान लेगा, नहीं मानेगा। ये वो आपका मैथमेटिक्स वाला प्लस या माइनस नहीं है। समझ में आ गई बात? तो मैग्निफिकेशन आपका -4 हो जाएगा जो उसने आपसे पूछा था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, अब बहुत से 80 और 20 100 करके आते हैं, नहीं है भाई, दोनों एक ही साइड बन रही है। तो जो डिस्टेंस है हमारा उनके बीच का वो 80 - 20 60 सेंटीमीटर होगा। ये 3 क्वेश्चन 100% पेपर में आ सकते हैं आपके। डिस्टेंस वाला कि डिस्टेंस कितनी है, हमसे ये पूछा जा सकता है मैग्नीफिकेशन कितना है, लेंस का टाइप क्या है, वो आपसे लेंस की फोकल मतलब मिरर की फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो फोकल लेंथ आप इस रिलेशन को यूज करते हुए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। मिरर फॉर्मूला यहाँ पर हमारा होता है 1/v + 1/u बराबर में 1/f। ठीक है, तो ये 4 चीजें से पूछी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेशन, यानी कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि जितने मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी अगर आप इन टॉपिक को मिस कर रहे हो तो रिस्क आपका है। फिर पेपर में मुझे याद मत करना, पेपर में वाडिया सर कुछ नहीं कर सकते। वाडिया सर जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। अब वाडिया सर को सपोर्ट आपको करना है कि हम वाडिया सर की चीज़ें पढ़कर जाएं और एग्ज़ाम में फिजिक्स में 25 में से 25 स्कोर करें। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है 25 में से 25 लाना। इवन जब क्वेश्चन पता हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो फिर मुश्किल किस बात की। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डायमंड का दिया हुआ है, ग्लास का दिया हुआ है। 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखे हैं। विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर, किस मीडियम में लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी। तो ध्यान रखना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये μm है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये c/v हो जाएगा। तो म्यू ज़्यादा है मतलब v की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर म्यू जिसका कम है, तो दोनों में देखो कम किसका है, ग्लास का। तो ग्लास का कम है तो ग्लास में लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी डायमंड के कंपैरिजन में। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें स्पीड कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो स्लो चलेंगे, भीड़ भाड़ कम है तो फास्ट चलेंगे। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, आपसे डायमंड में कैलकुलेट करवाया है उसने। तो डायमंड में हमारा म्यू जो होता है दैट इज c/v। तो यहाँ से हमारा v आ जाएगा c/μ। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ और ये मेरा आ जाएगा 2.42। पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 लग जाएगा, 300/242 × 10⁸। सॉल्व कर लेना इसका, जो भी आंसर आएगा 10⁸ में। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड हो जाएगी डायमंड में। वो आपसे स्पीड ग्लास में भी पूछ सकता है, तो ग्लास में पूछ सकता है तो यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ग्लास में वैल्यू मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ आपसे पूछता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा तो मैं बीच में किसी भी क्वेश्चन के साथ करवा दूंगा आपको। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अक्सर पूछा जाता है, पर आपके चांसेस रिलेटिव के कम है, इसके ज़्यादा है। ठीक है, पर मैं करवा दूंगा वो भी, आगे क्वेश्चन मिलेगा अपने को। चलो नेक्स्ट हमारे पास है रियर व्यू एनालिसिस, मतलब जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, यूजेस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। यूजेस पर बेस्ड, जिसमें आपको मिरर का यूजेस इन बिल्ड होता है। जैसे यहाँ पर रियर व्यू मिरर के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर यूज एज अ रियर व्यू मिरर, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हो गया ये। हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको 3.00 मीटर, मतलब लगभग हम बोल सकते हैं 300 सेंटीमीटर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। तो फोकल लेंथ हमारी 150 सेंटीमीटर हो जाएगी। कॉन्वेक्स है तो प्लस लेना है। अब बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस जो है हमारी वो 5 मीटर लोकेट कर रही है, मतलब v हमारा 5 मीटर है। अब आप वैल्यू मीटर में ही चलने दो, क्योंकि दोनों मीटर में दे रखी है उसने, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट आपको वैसे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर f जो है मैं 1.5 मीटर ले लेता हूँ,
क्योंकि हमें वैल्यू उसी में दिया गया है। व्हाट इज द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो v निकालना है हमें। ये रहा हमारे पास मिरर फॉर्मूला, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f, ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो 1/v 5 अच्छा ये u है यहाँ पे, v नहीं है, u है तो ये नेगेटिव लेना है अपने को। तो 1/u तो यानी कि 1/5 प्लस 1/v बराबर मतलब है ना, बराबर में 1/f। f की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1/v मेरा आ जाएगा 1.5 माइनस का 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, लगभग 30 आ जाएगा। तो 15 से ये कट जाएगा 30, यानी कि 0.2 टाइम, ठीक है, प्लस 5 से कट जाएगा 6 टाइम। तो v मेरे पास कितना आ गया, 30 अपॉन में ये मेरा आ जाएगा 6.2, 300 अपॉन में। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, इसको ऐसा करो 3/2 लेके देख लो, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसमें। तो इसको हम 1.5 को हम 3/2 ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी। तो मैं आपको 3/2 ले रहा हूँ मीटर में। तो यहाँ पर भी मैं वैल्यू 3/2 ले रहा हूँ, तो नीचे हमारा 3 हो जाएगा, ऊपर हमारा 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो 5 और 3 है, एलसीएम में 15 ले रहा हूँ यहाँ पे, इधर कर देता हूँ, इधर करूँ, इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1/v बराबर में 2/3 प्लस में 1/5। तो 1/v मेरा आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम मैंने लिया 15, तो ये मेरा 5 × 2 10 प्लस में 3, तो v की वैल्यू आ जाएगी मेरी 15/13 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा v हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो हमें साइज मिल जाएगा यहाँ पर, तो मैग्नीफिकेशन माइनस का v/u, तो माइनस 15/13 इंटू u की वैल्यू माइनस का 5, तो वैल्यू आ जाएगा प्लस का 3/13। प्लस में आ रहा है मतलब वर्चुअल इमेज है, ओके। सेम वही काम किया हमने, मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, उसके बेसिस पर हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन को घुमाने का तरीका बदल गया, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वर्चुअल इमेज हमारी बन रही है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, उसने पूछा भी नहीं है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम शो द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर की बात होगी यहाँ पे, इस केस में कन्वर्जिंग मिरर की बात होगी। तो ये हमारा रे डायग्राम है जो उसने पूछा गया था। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय, तो रियल इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी और बियॉन्ड द सी होगी। तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज, मतलब रियल इन्वर्टेड, एनलार्ज और बियॉन्ड द सी। ये छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक रे डायग्राम की प्रैक्टिस किए बिना नहीं गए होंगे आप, या नहीं जाएंगे आप, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ कि रे डायग्राम आपने आई थिंक प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन रे डायग्राम पर 100% मिलने वाला है न्यूमेरिकल के साथ। चलो आगे हमारे पास बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लास स्लैब का आ गया। ग्लास स्लैब, लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ एमरजेंस हो गया, और ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। व्हाट इज मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड्स। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधे शब्दों में कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं आती तो ये रे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती और सीधा यहाँ जाती डॉटेड लाइन में। लेकिन ग्लास स्लैब ने क्या किया, इसको किसी एंगल पर डेविएट कर दिया, किसी एंगल पर शिफ्ट कर दिया, किसी डिस्टेंस पर शिफ्ट कर दिया। इसे लेटरल शिफ्ट कहा जाता है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप, एंगल को चेंज करके, एंगल को चेंज करके इसको आप चेंज कर, साथ ही साथ हमारे स्लैब के रोटेशन को वेरी करके भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्नेल्स लॉ भी यूज हो रहा है, साइन आई अपॉन साइन आई बराबर कांस्टेंट, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बस उसने बोला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द रे डायग्राम यूजिंग द
When an object plays at 2f1 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, 2f1 पर रखा हुआ है तो इमेज हमारी 2f1 पर ही बननी चाहिए, मतलब 2f2 पर बननी चाहिए, 2f पर है तो 2f पर इमेज बननी चाहिए। डायग्राम आपको इनकम्प्लीट दिया जाएगा, कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ तो कंप्लीट दिख रहा है, वहाँ इनकम्प्लीट दिखेगा। हो सकता है वो आपको एक रे दिखा दे, दूसरी आपको ड्रॉ करनी है। तो रूल ध्यान रखना, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो विदाउट डिफ्लेक्शन सीधा निकल जाएगी। वेयर द इमेज फॉर्म्ड, 2f पर बनेगी। कैसी बनेगी, मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, तो ध्यान रखना -1 आएगा, मैग्निफिकेशन -1 आएगा, क्योंकि सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। चलो नेक्स्ट है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कॉन्केव लेंस है तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी, फोकस पे बनेगी। ओके, वर्चुअल बनेगी, फोकस पे बनेगी। वाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है, और रियलिटी में लाइट रेज मिलती ही नहीं है कभी भी, क्योंकि उनके बीच का गैप बढ़ता जाता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग कहा जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है जिसपे वो क्वेश्चन बना सकता है। सेम वो ये बोल सकता है कन्वर्जिंग लेंस को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि लाइट रेज को इकट्ठा कर रहा है फोकस पे, इसीलिए उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। सेम चीज़ मिरर के लिए भी पूछी जा सकती है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन बिटवीन ए एंड बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होने का मतलब हो गया, मतलब ग्रेटर देन, इधर लिख देता हूँ, ग्रेटर देन 1 होने का मतलब हो गया हमारा जो म्यू है C/V, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब जो V है ये हमेशा लेस देन C होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी स्पीड है वो C से हमेशा कम रहेगी मीडियम में, जो कि पॉसिबल है, मतलब एग्जैक्ट करेक्ट बात है कि हमारी जो स्पीड है वो C से हमेशा कम रहनी चाहिए। यही क्वेश्चन आपसे रीज़न भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का रीज़न बताओ, इस स्टेटमेंट का रीज़न बताओ। तो रीज़न क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया जो हमारी स्पीड है वो लेस देन C होनी चाहिए। तो मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम होती है, किसी भी मीडियम में C अचीव नहीं कर सकते, C वैक्यूम में अचीव होता है। तो ये हमारा 1 होने का मतलब है स्पीड C के बराबर हो गई, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। रीज़न, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम, तो ये वही तो बात हो गई कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। तो एसेशन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो इसका हमारा आंसर ए आ जाएगा। एसेशन रीज़न इज करेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, ये हमारा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी। यहाँ पे पावर का क्वेश्चन आ गया, हमारा पावर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास 3 लेंसेज हैं। प्रेस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, 2 other thin lenses are placed in contact. The focal length of, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे केस दे दिया गया है एक, सबसे पहला पूछा है फोकल लेंथ ऑफ 1.5 डायोप्टर लेंस। यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 1/f, तो यहाँ पर P मेरा आ जाएगा 1/f, तो यहाँ से F मेरे पास आ जाएगा 1/P। P की वैल्यू 1.5, पॉइंट हटाओगे 0, तो मेरा आ जाएगा 5 से 2 यानी कि 2/3 डायोप्टर। ये तो हमारी पावर आ गई पॉजिटिव में, सॉरी फोकल लेंथ आ गई मीटर में, फोकल लेंथ पूछी गई थी ना हमसे, तो मीटर में आ गई। ओके, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इसकी कंबाइंड पावर निकालनी है आपको। तो P नेट जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 प्लस 3.5 माइनस का 2.5, तो 0.5 ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये मेरा यहाँ पे 5 हो जाएगा माइनस का 2.5, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2.5 डायोप्टर। तीनों का कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल लिया, P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ से हमारा रिजल्टेंट पावर निकाल लेंगे हम, यानी कि रिजल्टेंट फोकल लेंथ हमारा जो F नेट है
वो आ जाएगा 1/2.5, यानी कि 10/2.5। तो 5 से कट जाएगा 2 बार, ये 5 बार मीटर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ आ जाएगी मेरे पास, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाई प्रिफर कॉम्बिनेशन इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेटा क्या होता है, एक ही लेंस से आप अपनी मनचाही साइज की इमेज नहीं बना सकते, हमें 2 लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम पावर को एडजस्ट कर सके। ठीक है, इसीलिए हम मल्टीपल लेंसेज यूज़ करते हैं ताकि हम पावर एडजस्टमेंट कर सके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट कर सके, हम ऑब्जेक्ट की साइज़ को एडजस्ट कर सके, मतलब साइज़ की इमेज के साइज़ को एडजस्ट कर सके। इसीलिए हम कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, किसमें, इंस्ट्रूमेंट्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह ये सब। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल बीम क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट। तो जाहिर सी बात है जो कॉन्वर्जिंग होंगे वही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस नहीं, ये डाइवर्जिंग नेचर के हैं, नहीं करेंगे। टू प्लेन मिरर नहीं, प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर तो करता है पर कॉन्वेक्स लेंस नहीं करता, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पैरेलल बीम जनरेट करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, जो कन्वर्जिंग होंगे, तो मिरर में कॉनकेव, लेंस में कॉन्वेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल अ कॉनकेव मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बना सकता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा P और F के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा P और F के बीच में हो तो हमारा इमेज, अब ये यहाँ पर तो गलत बना हुआ है डायग्राम, डायग्राम पे ना जाए, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। ये क्वेश्चन आ सकता है भैया इस साल पेपर में। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो। घुमाने के लिए वो आपको F दे देगा कि F 10 सेंटीमीटर है, बताओ U की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो 10 से कम, 0 से ज़्यादा, 0 से 10 के बीच में हमारा U होना चाहिए। आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फंडामेंटल, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ध्यान रखना, हम जहाँ से आ रहे हैं, जैसे सपोज मानो आप इस मीडियम से एंटर हुए और इस मीडियम में जा रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू मान रहा हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको मैं μ1 मान रहा हूँ, इसको मैं μ2 मान रहा हूँ। समझना ध्यान से, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम कौन से मीडियम से आए, हम μ1 से आए, कितने एंगल पर आए सर, I एंगल पर आए। फिर हम कहाँ जा रहे हैं, μ2 मीडियम में जा रहे हैं, कितने एंगल पर जा रहे हैं सर, R एंगल पर जा रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास sin I अपॉन sin R, ये कितना हो जाएगा, μ2 अपॉन में μ1। अगर मुझे स्पीड दे रखी है तो इसकी स्पीड हम लिख देंगे जनरली v1 अपॉन v2, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब भी आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो, आप इस फॉर्मूले से करेंगे, इस पैटर्न से करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाएंगे आपको, जैसे मैंने, मानो मुझे ग्लास का पूछा जाए, जैसे सपोज मानो मुझे कहा गया लाइट ग्लास से डायमंड में जा रही है, ग्लास से डायमंड, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था मेरे पास, डायमंड का 2.42, ग्लास का 1.5, तो हमें रिलेटिव निकालना है, ग्लास से डायमंड में जा रही है, देखो ग्लास से डायमंड में, तो ध्यान रखना जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू रिलेटिव, ग्लास से जा रही है तो ग्लास को नीचे रखो, डायमंड में जा रही है तो डायमंड को ऊपर रखो, बस याद रख लेना, जिसमें जा रही है उसको ऊपर, जिसमें जा रहे हैं उसको ऊपर, और जिससे जा रहे हैं उसको नीचे। तो ग्लास से जा रहे हैं तो ग्लास को नीचे, डायमंड में जा रहे हैं तो डायमंड को ऊपर, अगर डायमंड से ग्लास में जा रहे हैं तो डायमंड को नीचे कर दो, ग्लास को ऊपर कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, हमसे कहा गया है लाइट एंटर मीडियम A टू मीडियम B एंड बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ध्यान रखो, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई है, इसका मतलब ये जो μ2 है इसका, ये ज़्यादा होना चाहिए μ1 से, बैंड हुई है मतलब μ2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये हमारा रेरर मीडियम होना चाहिए, ये हमारा डेंसर मीडियम होना चाहिए। तो रेरर से डेंसर मूव करते हैं तो हम टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाते हैं। अब आपसे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A,
मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, मतलब ए से बी में जा रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर जो इसका रिलेटिव निकालेंगे, इधर निकाल देता हूँ मैं, तो इसका जो रिलेटिव निकालोगे आप, ये रिलेटिव, तो ए से जा रहे हैं तो म्यू ए नीचे आएगा, बी में जा रहे हैं तो म्यू बी ऊपर आएगा। रिलेटिव का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता है कि जो म्यू बी है वो ज़्यादा है म्यू ए से, तो जब आप इसका रिलेटिव निकालोगे तो ये जो रिलेटिव है ये भी ग्रेटर देन 1 आएगा। अरे रिलेटिव ग्रेटर देन 1 आएगा ना भाई, सोचो तो सही। ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाली वैल्यू कम है, तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, है कि नहीं? 1 से बड़ी आएगी, है ना? अच्छा क्वेश्चन। 2 कंसेप्ट मिक्स आ सकता है। सारे क्वेश्चन अब तक जितने भी मैंने कराए हैं 3 चैप्टर में, मेरी गारंटी है इसके बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी पैटर्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप चाहो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर चला जाए तो, ठीक है? क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आपके लिए तो नहीं बनते। डेटा चेंज हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाद में बोलो सर डेटा भी चेंज हो गया था, तो डेटा तो होगा भाई चेंज। इसके बाद हमारे पास है फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अब देखो एक बिल्डिंग है, इसमें से आप किसको यूज कर सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर को या प्लेन मिरर को? तो सबसे ज़्यादा वाइड एरिया किसका होता है? प्लेन मिरर का, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो, कॉनकेव से तो नहीं कर सकते, प्लेन मिरर से भी नहीं कर सकते, कॉन्वेक्स से कर सकते हो, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड व्यू एरिया लार्जर होता है, दैट्स वाई हम जैसे रियर व्यू मिरर के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में इसको यूज़ करते हैं कस्टमर्स को वॉच करने के लिए, शार्प टर्न्स पर हम इसे यूज़ करते हैं, स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, है ना? तो कॉन्वेक्स होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर फील्ड व्यू एरिया कॉन्वेक्स का ज़्यादा होता है, पर प्लेन का सबसे कम कॉनकेव का होता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर मैं कहूँगा, इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे एक इसमें क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पे और प्रिज्म पे, बात ख़त्म, और डिफेक्ट्स पे आते हैं कुछ। तो ये हमारे पास लास्ट चैप्टर ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड्स। इसके बाद आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। 1 शॉट रिवीजन, 1 शॉट बैकअप, 1 शॉट रिफ्रेशमेंट, जो भी आप बोलो। आप पूरा एक कोर्स को आपने पूरा रिफ्रेश कर लिया अपने आप को, अपनी पूरी फिजिक्स को रिफ्रेश कर लिया आपने, साथ ही आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखे। आपने ये भी देखा किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया और हमें घुमाया जाता है। चलो क्वेश्चन सबसे पहला फटाफट आंसर करते जाते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट, इमेज कहाँ बनती है? तो इमेज बनती है रेटिना पर। कहाँ बनती है? रेटिना पर। फटाफट करते जाएंगे, अब टाइम नहीं लगाएंगे। तो इमेज कहाँ बनती है? तो हमारी इमेज रेटिना पर बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पर, जो कि यहाँ कहीं होता है, इधर पीछे की तरफ। रेटिना पर हमारे रॉड्स एंड कोन प्रेजेंट होते हैं, तो रेटिना पर हमारी इमेज बनेगी। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आइज कॉज्ड बाय, चेंज ऑफ फोकल लेंथ ये होती है हमारी सिलेरी मसल्स की वजह से। चेंज ऑफ फोकल लेंथ ये होती है हमारी सिलेरी मसल्स की वजह से। सिलेरी मसल्स का काम ही ये होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है साफ के साफ चीज़ें आपके साथ। इसी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन फटाफट होते हैं, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो लीस्ट डिस्टेंस हमारी 25 होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आई, हेल्दी आई के लिए। चलो, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5, माइनस में है मतलब कौन सा डिफेक्ट हुआ? मायोपिया हुआ। माइनस में है तो मायोपिया हुआ। करेक्टिंग डिस्टिंक्ट विजन, फॉर करेक्टिंग नियर विजन। अच्छा, इसको नियर का भी लग रहा है, दोनों चश्मा लग रहे हैं, पास का भी दूर का भी। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर डिस्टेंस विजन एंड नियर विजन। पावर दे रखा है, फोकल लेंथ पूछा है, तो कुछ नहीं कर रखा, ये फॉर्मूला रहा अपने पास, मीटर में और सेंटीमीटर में किए हुए हैं। पिछले बार क्वेश्चन किए हैं, या आप ट्राई करोगे, इसको मैं नहीं बता रहा, ये आपका होमवर्क है।
पावर दे रखी है, फोकल लेंथ पूछी है, मजाक है, क्वेश्चन नहीं है, सिंपल। अच्छा ये कौन सा डिफेक्ट है? प्रेस बायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है ये? प्रेस बायोपिया। एज के साथ होता है, सिलरी मसल्स के वीक होने की वजह से ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मायोपिक आई। मायोपिक पर्सन, नाम से पता लग गया तो डिफेक्ट का नाम मायोपिया। आपसे पूछा है 80 सेंटीमीटर का नहीं दिख रहा उसको, तो बताओ व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। तो नेचर तो हमारा कैसा होगा, तो पावर ऑफ लेंस निकाल लो, 100/80, माइनस में कर देंगे इसको, तो 100/80 कितना आया, 10/8, माइनस में, प्लस में नहीं माइनस में, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस का 5/4 डायप्टर। तो ये हमारे नंबर आ गए चश्मा के। कौन सा लेंस यूज़ किया हमने? कॉनकेव लेंस यूज़ किया हमने। कौन सा लेंस हमने यूज़ किया? कॉनकेव लेंस, मायोपिया के करेक्शन के लिए, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास मायोपिक आई के करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। इसमें फार पॉइंट हमारा थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है हमारी तरफ। चलो इसके बाद हमारा है अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 50 सेंटीमीटर। लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेके चलो आप, मतलब 50 सेंटीमीटर तक ही वो देख पाता है। अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस लेस देन 50 सेंटीमीटर, मतलब ये मायोपिया का केस नहीं है, एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिया का केस है ये, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया का केस है, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस। अगर हमारा नॉर्मल जो है 25 है, तो ये 25 हमें यहाँ पर ध्यान रखना, ये 25 हमें यहाँ पर u लेके चलना है। ये हमारा v है, लेस देन 50 मतलब 50 मान लो आप, तो जो v है हमारा वो 50 है, u हमारा 25 है, ठीक है। और उससे आपको f निकालना पड़ेगा इसमें, ये रहा, u हमारा 25 है, v हमारा 50 है। इसके बेसिस पर आप f कैलकुलेट करोगे। अब ये भी आपका होमवर्क है, मैं पिछले चैप्टर में करवा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप इसको नहीं करेंगे, मतलब मैं नहीं कराऊंगा, आप करेंगे इसको। हाइपरमेट्रोपिया में ध्यान रखना u हमारा 25 लेना है, v जो हमें दिया हुआ है वो कंसिडर करना है, जो डिफेक्टिव आई के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द करेक्शन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मायोपिया। तो फॉर्मेशन ऑफ मायोपिया मतलब इमेज पहले बना देना। मायोपिया में रेटिना के पहले इमेज बनती है, इसीलिए इसे नियर साइटनेस भी कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनती है, इसीलिए इसको फार साइटनेस भी बोलते हैं। करेक्शन के लिए इमेज रेटिना पर बना दो, आगे हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, ये हमारा करेक्टेड डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम देख के जाना, डायग्राम देख के जाना, भूलना नहीं है। इसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम सो द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये हमारा डिस्पर्जन है। 7 कलर्स में हमारा लाइट स्पेक्ट्रम बनता है। ध्यान रखना 2 जगह से लाइट बेंड करवानी है, यहाँ पे और यहाँ पे। नीचे हमारा वॉयलेट रहेगा, ऊपर हमारा रेड रहेगा। जो फॉर्मेट होता है वो VIG विबजॉर की फॉर्मेट में होता है। ये हमारा हाईली डेविएटेड होता है, हाईली स्कैटर्ड होता है। ये हमारा लीस्ट डेविएटेड होता है, लीस्ट स्कैटर्ड होता है, उसने पूछा भी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको घुमाने के लिए पूछी जाए। जो घुमाने वाले चैप्टर थे वो सारे हो गए, अब फटाफट टिक करने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये आपको दिखा भी रखा है डायग्राम यहाँ पे। स्टूडेंट ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क दिस स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। तो 2 एंड्स वॉयलेट एंड रेड, ठीक है, करेक्ट है। हाई मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट के लिए, मिनिमम डेविएशन रेड के लिए, करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सारी चीज़ें वही है जो भी अपन ने बताई थी। ये वॉयलेट है, यहाँ पे रेड नहीं है ना, ये वॉयलेट है। चलो इसके बाद हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम शो व्हाई स्टार्स ट्विंकल, व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। मैंने सेम क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखवा रखा है, सेम क्वेश्चन, और ये सेम चीज़ें आप पूछी भी जाती हैं। रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से बार बार रिफ्रैक्शन होता है स्टार्स में, इस वजह से लाइट की अलग अलग पोजीशन हमें, मतलब प्लैनेट की, स्टार की अलग अलग पोजीशन हमें देखने को मिलती है, और स्टार ट्विंकल इफेक्ट दे पाता है। ये वही चीज़ दिखा रहा है। प्लैनेट्स के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? पहली बात तो प्लैनेट्स हमसे नियर बाई है, दूसरा प्लैनेट का साइज ज़्यादा है, तीसरा प्लैनेट के पास खुद की लाइट नहीं है, इस वजह से। इसके बाद हमारा आता है रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक है, डायग्राम थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसमें इधर नहीं आएगा सीधा, ये इधर घूम के यहाँ से ये सीधा इधर निकल जाता है ना, ये इधर नीचे नहीं आएगा,
रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम में गलत है। इसमें हमारे पास ध्यान रखना 2 टाइप का रिफ्रैक्शन होता है हमारे पास। इसमें 3 फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनबो फॉर्मेशन में। एक तो हमारा रिफ्रैक्शन, एक हमारा डिस्पर्जन और एक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो प्राइमरी रेनबो, और अगर 2 बार हो रहा है तो सेकेंडरी रेनबो। ध्यान रखना दोनों में इतना सा फर्क है। इसमें वॉयलेट जो है वो नीचे, मतलब वॉयलेट हमारा नीचे रहता है, इसमें वॉयलेट नीचे रहता है, रेड ऊपर रहता है। इसमें रेड नीचे रहता है, वॉयलेट ऊपर रहता है। इतना सा डिफरेंस है, बस आप इतना ध्यान रखो। नेम द 3 फिनोमिना इन्वॉल्व। तो ये हमारे 3 फिनोमिना हो गए, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमारा एसेशन रीजन। डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर। ठीक है, करेक्ट बात है। तो डेंजर सिग्नल जो है वो रेड कलर से बनाए जाते हैं, करेक्ट है। रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक ऑफ फोक। ना, रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होता, लीस्ट स्कैटर्ड है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो रीजन फॉल्स है इसमें। ठीक है, रीजन फॉल्स है, एसेशन करेक्ट है। ठीक है, लीस्ट स्कैटर्ड होता है, दिख भी रहा है आपको, बहुत कम स्कैटर्ड होता है ये। चलो आगे, डिफाइन टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जब हम देखा होगा आपने, जैसे खिड़की वगैरह से देखा, उस तरह से लाइट आते हुए दिखाई देती है आपको, ये टिंडल इफेक्ट होता है जनरली, कि हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है आते हुए। ठीक है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल की वजह से ऐसा होता है। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? क्योंकि जो ब्लू कलर है वो हाईली स्कैटर्ड होता है एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में हाईली स्कैटर्ड होने की वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है। स्कैटर्ड होने का कारण क्या है? हमारे एयर पार्टिकल्स। इसके बाद हमारा है एट नून सन अपीयर्स वाइट बिकॉज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में लाइट को लीस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इस वजह से हमारा सारे कलर्स इक्वली स्कैटर्ड होते हैं। 7 कलर्स इक्वली स्कैटर्ड होते हैं। रीज़न यहाँ मेंशन भी है ऑलरेडी, मिनिमम स्कैटरिंग होती है, इस वजह से हमें जो सन है वो वाइटिश दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें रेडिश दिखाई देता है, क्योंकि इस टाइम पर रेड कलर, मतलब बोल सकते हैं रेड कलर कम स्कैटर होता है, और रेड कलर हमें इसके आसपास दिखाई देगा, तो हमें सन रेडिश दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है और वो हम तक ट्रैवल कर पाता है, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। तो यहाँ पर आपका सेशन होता है एंड। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ये आपका एक पूरा कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन है बच्चों, इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, और स्पेशली इन फॉर्मूलों पर नज़र रखें कि हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं जिस पर क्वेश्चन आए हैं। दूसरा, क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया गया है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोचें कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तीसरा, अपने लिखने के तरीक़ों को अच्छा रखें और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के पहले स्ट्रेस ना लें, निश्चिंत होकर टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देकर आएँ, और एग्ज़ाम के बाद मैं आपसे वापस मिलूँगा आपके पेपर सॉल्यूशन के साथ, और फिर अपन डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और जो वाडिया सर ने बताए हैं उस तरह के क्वेश्चन आए हैं या उसके अलग आए हैं या उससे कुछ हट के आया है। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे एग्ज़ाम के बाद सॉल्यूशन के साथ वापस यहीं अपने मोशन चैनल पर ही, मोशन फाउंडेशन यानी कि चैनल पर ही हम मिलेंगे वापस एग्ज़ाम सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा दें बेटा, और आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं मिलूँगा आपसे एग्ज़ाम सॉल्यूशन में, तब तक के लिए गुड बाय।